Next topic is refraction of light. Refraction of light. ROL. ROL हम लोग पहले भी पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और अभी पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है जब टकरा के वापस आ जाता है, परावर्तन। टकरा के वापस आएगा तो परावर्तन, टकरा के वापस नहीं आएगा, लाइट चली जाएगी आगे तो वो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक है, हिंदी में अपवर्तन, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन टकरा के वापस आएगा और रिफ्रैक्शन आगे जाएगा। रिफ्रैक्शन आगे जाएगा, ठीक है, पर वो आगे भी जाएगा कैसे? बैंड होके जाएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा आपके मीडियम पे। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता क्या है वो देखिए कि जब भी हम क्या करते हैं, एयर है और ये आपका ग्लास है, दो अलग अलग मीडियम है ना। अब एयर से आ रही है लाइट, ऐसे आई, सीधी 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 आई, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे। अच्छा, ये जो एंगल है आई किससे बनाएगा? आई एंगल कहां से मेजर करते हैं? नॉर्मल से। तो ये आपका इंसिडेंट हो गया, एंगल हो गया, है ना, आपतन कोण। ठीक, उसके बाद अब रिफ्लेक्शन में क्या होता था? टकरा के वापस इधर चला जाता था रिफ्लेक्शन के केस में, बट अब अगर रिफ्रैक्शन आ गया तब वो टकरा के वापस नहीं जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। अब आगे भी कैसे बढ़ेगा? अगर ग्लास है तो ऑब्वियस सी बात है ये बैंड हो जाएगा। तो जो लाइट ऐसे जाने वाली थी वो अब कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये आपका क्या हो गया? R। अब यहाँ पे एंगल I जो है वो इंसिडेंट एंगल है, जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही है। सॉरी, इसको और अब बनाते हैं। एंगल I जो है वो आपका क्या है? इंसिडेंट एंगल है, और एंगल R जो है वो कौन सा है? रिफ्रैक्टेड एंगल। विच एंगल? रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, I इज इंसिडेंट एंगल, R इज रिफ्रैक्टेड एंगल, अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है इसलिए अपवर्तन कोण, और ये आपतन कोण। वहां पे भी आपतन कोण होता था, यहाँ पे भी होता है। ठीक, अब ये एयर से ग्लास में आया तो बैंड हो गया। अब वापस देखो ग्लास से किस में जा रहा है? फिर से मैं क्या करूंगा? नॉर्मल ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ये कहाँ चला जाएगा? वापस इधर चला जाएगा, जैसे आ रहा था वैसे ही चला जाएगा। तो देखो, एक्चुअल में लाइट अगर आप सीधी सीधी जानी चाहिए थी तो ऐसे जानी चाहिए थी, पर वो यहाँ से मुड़ तार के कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई, तो इतना गैप आ गया। इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोलेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, यस सर। तो रिफ्रैक्शन मींस बेसिकली क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन मींस क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट बेंड हो रही है मतलब समझ जाना वहां पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। और अगर बाउंसिंग बैक हो रही है लाइट तो रिफ्लेक्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर है ये? अब ऐसा हो क्यों रहा है? ये ऐसा हो रहा है कि एयर से ग्लास में अगर लाइट जा रही है तो वो क्यों बैंड हो जा रही है? क्यों हो जा रही है? कोई बता सकता है? कुछ थोड़ा सा तो नहीं पता। ठीक है, मैं बता रहा हूं। आपको दो टाइप के मीडियम पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। टू
types of medium. First one is rarer medium. Second one is denser medium. First one is rarer medium and second one is denser medium. Dense मतलब समझ में आ रहा है, dense बहुत घना एकदम, है ना, और rarer मतलब उसका ऑपोजिट जो कम घना होगा। तो एयर और ग्लास के कंपेयर में कौन ज्यादा डेंस होता है? ग्लास ज्यादा डेंस होता है। तो डेंसर और रेयर मीडियम क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि ये डेंसर है और ये हमारा कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। तो कहानी क्या होती है कि जब भी रेयर मीडियम से, आपको इसके एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि जब आप क्या कर रहे हो, मान लो नॉर्मल आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी चलाते हुए बढ़िया अपना मस्त जा रहे हो और अचानक से क्राउड आ गया, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? सेम रहती है कि कम हो जाती है? कैसे ठोकते हुए सबको निकल जाते हैं, हटो रे मैं जाऊंगा, मैं नहीं रुकने वाला, ऐसा तो नहीं करते हो ना कि ब्रेक मार के रोकते हो, स्पीड को कम करते हो। तो सेम कहानी लाइट की भी है। सनलाइट बहुत फास्टली आती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट हर्षित 2 दिन पहले पढ़े हो, वेरी गुड। 3 into 10 to the power स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 8 मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर ट्रेवल करती है लाइट, है ना। 10 to the power 8 मतलब कितना हो गया? लाख में 5 जीरो होते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, है ना, 8 जीरो है, मतलब 30 करोड़ मीटर। 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर लाइट जो है वो ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में। अभी तक मैं बता रहा हूं, तब तक वो कितना किलोमीटर चले गई होगी, सोचो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतनी स्पीड से आ रही है, वो बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही है। अब ऐसा तो नहीं है तुम लोग की तरह कि भैया भीड़ आ गई, हटो 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 हटो, मेरे को जाने दो, मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो बुलेट में बैठा हूँ, मैं ब्रेक नहीं मारता, मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ऐसा डायलॉग मारता हूँ पिक्चर वाला तुम लोग। तो वैसा ये नहीं करती बेचारी, ये बहुत सीधी सादी है। जैसी वो रेयर से डेंसर में जाती है, डेंसर मतलब वहां पे क्राउड ज्यादा हो गया, है ना। डेंसर का एग्जांपल ग्लास, ग्लास में जैसी वो एंटर करती है तो उसका क्या हो गया? क्राउड ज्यादा हो गया, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो स्पीड कम होने के कारण वो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। अब किस तरह बैंड हो रही है? जब भी रेयर से डेंसर में जाओगे तो बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, ये हैशटैग पॉइंट है। जब भी आप रेयरर से डेंसर में जाओगे तो आप किस तरफ बैंड करोगे? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करोगे। अब फिर वो क्राउड से धीरे धीरे आप गाड़ी निकालते हो, फिर जैसे ही क्राउड खत्म हुआ फिर धूम, फिर चालू हो जाते, तुम धूम मचाले करना चालू कर देते हो। फिर से देखो ये क्या हो गया, आपका आगे बढ़ गया, फिर स्पीड बढ़ गई। अब आपको क्राउड, रास्ता खाली मिल गया ना, तो रास्ता खाली मिल गया, जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से फिर जाएगी ये। फिर यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो गई? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये क्या हो गया? अवे टू द नॉर्मल हो गया। मतलब डेंसर से रेयरर में जब भी जाओगे आप, तो आप क्या करोगे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गया। तो अल्टीमेटली हर कंडीशन में आपको बेंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो बेंडिंग दोनों केस में हो रहा है, वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है, रेयरर से डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। बेंड तो दोनों केस में हो रहा है। अब एंगल की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये आर है तो ये भी आर होगा। क्यों होगा? मैथ्स है यहाँ पे। ये देखो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में ये कौन सा एंगल दिख रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा दिख रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहा है। ये देखो ऐसा है, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है।
इसीलिए ये आर है तो ये भी आर हो गया। मतलब सेकंड केस में जो इंसिडेंस एंगल है वो किसके इक्वल हो गया? रिफ्रैक्टेड एंगल के इक्वल हो गया। ये आपका इंसिडेंस हो गया सेकंड केस में। अब वापस जब यहाँ पे जाओगे तो ये किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा। ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल सेम होंगे बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग दिख रहा है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर दिख रहा है? करस्पॉन्डिंग दिख रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो जो एंगल से आप एंटर किए वही एंगल से आप बाहर निकलोगे। समझ में आया? बस आपका डिफ्लेक्शन हो जाता है कि आप इस तरफ जा रहे थे, अब मुड़ने के कारण इस तरफ हो गए हो। होता है कि नहीं? जब भी क्राउड से आप गाड़ी निकलते हो, है ना, क्राउड में फंसे रहते हो, बीच क्राउड में, जैसे यहाँ पे आप जयस्तंभ चौक में बहुत सारी रैलियां निकलती हैं, तो कभी रैली में फंस जाते हो तो जाना रहता है एमजी रोड में, क्राउड के चक्कर में कहाँ पहुंच जाते हो? आमापारा चौक पहुंच जाते हो, है ना? ऐसे होता है कि नहीं? वैसे यहाँ पे भी हो गया, जाना था इसको एमजी रोड, पहुंच गया आमापारा चौक, डिफ्लेक्शन हो गया, उसके बीच के गैप को हम क्या बोलने लग गए? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलने लग गए। क्लियर है? पक्का? अच्छे से समझ में आया? नोट करिए ये बातें और मुझे डाउट है तो डाउट पूछिए। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में लॉस पढ़े वैसे ही आपको लॉस पढ़ने हैं रिफ्रैक्शन में। कर लो। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब भी आप क्या करते हो, इंसिडेंट को शॉर्ट में मैं क्या लिख रहा हूं? आई रे लिख रहा हूं। ठीक है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie on a same point बोल दो या फिर प्लेन बोल दो, जो बोलना है बोल सकते। सेम लॉ उसमें भी था, रिफ्लेक्शन में भी सेम लॉ इसमें भी है, एक लॉ सेम है। सेकेंड लॉ है जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। सेकेंड लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे स्नेल्स लॉ पड़ गया। उन्होंने बोला कि किसी भी मीडियम का या किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से या फिर म्यू से, इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू, एन यू म्यू। ठीक है? किसी बुक में एन लिखा होगा, किसी बुक में म्यू लिखा होगा, इसलिए दोनों बता रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है? साइन ऑफ एंगल आई या फिर साइन ऑफ एंगल आर के रेशियो के बराबर होता है। अब क्वेश्चन यहां जनरेट होता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये तो फॉर्मूला हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? क्या होता है? बताइए क्या होता है? यू डोंट नो। खुशी? मुझे तो साइन कन्वेंशन तक पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? बेसिकली आपको मीडियम का ये बताता है, मीडियम बताता है कि वो कितना डेंस है, कितना रेयरर है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप बता सकते हो वो कितना डेंस है, कितना रेयरर है। ठीक है? उससे डिसाइड हो जाता है कि वो कितना डेंस है, कितना रेयर है। बस वही होता है और कुछ नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which tells us what its density, it is denser or rare with respect to other object से कंपेयर करके बताएगा आपको। ये कंपैरिजन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेसिकली वो कंपेयर करके बताता है। आप खुद देख लो, फॉर्मूले में देख लो, आई और आर दिया हुआ है ना? आई से आप इंसिडेंट हो रहे हो। अगर आपने मीडियम चेंज नहीं किया तो क्या आपको आर पता चलेगा? सेम मीडियम में तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना। इसलिए आपको मीडियम चेंज करने के लिए दो अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट।
कंपेयर करके बताएगा आपको, ठीक है, कौन डेंसर है कौन रेयरर है। इसीलिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 and speed of light in medium 2। अब वो मीडियम 1 मीडियम 2 आप जो लेना चाहो वो ले लो। तो किसी का भी, अब ये देखो ये किसका बताएगा, ये बताएगा आपको n/1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है n का, c बाय न्यू। देखो v को आप थोड़ा सा और ऐसे टर्ल कर दो तो इसको पढ़ते हैं न्यू, क्या पढ़ते हैं न्यू। अब इसका फॉर्मूला, इसको क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, c जो क्या होता है वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट होता है। स्पीड ऑफ लाइट किस में होता है, इन एयर और वैक्यूम। ये जो आप स्पीड ऑफ लाइट पढ़े हो ये इन एयर और वैक्यूम है ना। वैक्यूम क्यों बोले, क्योंकि स्पेस बोले, है ना। और नीचे वाला जो स्पीड ऑफ लाइट है ये भी स्पीड ऑफ लाइट है। ग्लास के पीछे क्यों पड़े हो तुम, अभी मीडियम तो आप डिसाइड करोगे ना कौन सा होगा, ठीक है। इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का, तो ये तो फिक्स है, हमको पता है कितना होता है। तो किसका निकालोगे आप, किसी भी मीडियम का निकाल सकते हो। अगर आपको देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है उसका, यहाँ पे पुट कर दो। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है, पुट कर दो। इसको ट्रांसपोज करके सॉल्व करो, मीडियम में आपको उसकी स्पीड पता चल जाएगी लाइट की। समझ में आया। तो इसीलिए आपको ये बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर है। तो ये फॉर्मूले तीनों आपको याद रखने। अब ये साइन की वैल्यू, साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, जो कि आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे इस साल, है ना। साइन आपको बताता है, कुछ वैल्यूज लर्न कर लो। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू एंड साइन 90 की वैल्यू, ठीक है। ये आपका थीटा है, तो साइन थीटा, थीटा के बेस पे 0 पुट करोगे तो 0, ये 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये वैल्यूज याद रखनी है। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो जैसे है वैसे का वैसे लिख देना है, आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अगर इसके अलावा अगर क्वेश्चन आएगा भी, जैसे मान लो साइन 35 डिग्री आ गया और अपॉन में साइन 55 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे देखो 35 या 55 की वैल्यू है क्या, नहीं है। और इसको ऐसे मत सॉल्व करना कभी भी, 5 7 जा 35 और 5 11 जा 55, ऐसी सोच रहे थे अभी मन में। हाँ सच सच बताओ, नहीं होता है कभी भी, कभी नहीं होता है, वो एंगल है ना। कभी भी साइन को अकेला लिखते हो क्या, उसके साथ एंगल लिखते हैं हम, तो ये एंगल है, एंगल्स कभी भी कैंसल आउट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज पुट करके ही आप सॉल्व कर पाओगे। तो अगर मान लो आपका ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको साइड में उस क्वेश्चन में वैल्यू गिवन रहेगी, साइन 35 की वैल्यू बता दिया रहेगा, साइन 55 की वैल्यू बता दिया रहेगा, पुट करोगे और सॉल्व करोगे। आपको आपके सिलेबस में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ये नहीं गिवन रहेगा, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में पढ़ोगे ही, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। कोई डाउट है यहाँ तक? 2 लॉ बता दिया, आई रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सब क्या करेंगे, एक पॉइंट पे लाया करेंगे, एक प्लेन पे लाया करेंगे। और सेकंड लॉ जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? हाँ रूट रहता तो डिवाइड कर जाता है, नहीं कटता है।